Hi, good morning, dear students. Welcome back to my YouTube channel, Glossary of Biology by Virendra sir. Students, let's start with a topic: digestion of food or physiology of food in human body. The first, we start with our digestive system. In the next lecture, we discuss about digestive glands, for example, liver, salivary gland, and pancreas. In this lecture, we discuss about digestion, that is actual digestion of process in the body. First, start with our basic concept, what is mean by digestion and how it works. The first, we know that digestion process start with the help of a major process known as ingestion. What is mean by ingestion? Ingestion is the act of food taking inside, and another opposite definition of ingestion is egestion, that is excretion of undigested waste substance from the body is known as egestion. For the process of ingestion and egestion, there is a connecting link which is known as alimentary canal, which connect mouth to anus, that is ingestion to egestion process. So first start with basic topic of digestion. So we know that for the process of digestion there is some sort of food material enter in the body, and the food which enter in the body undergo the deagglutination process. तो फर्स्ट स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं डाइजेशन प्रोसेस के लिए, तो होता क्या एक्चुअली में इंजेक्शन की प्रोसेस होती, उसके बाद में जैसे ही माउथ से फूड एंटर हो रहा है तो सिंप्लीफिकेशन होता है फूड का। सिंप्लीफिकेशन या आपको बेसिक प्रोसेस आपको याद रहे, सिंप्लीफिकेशन, देन प्रोसेस स्टार्ट होती है डाइजेशन की। डाइजेशन की प्रोसेस के लिए आपको पता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे में लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में आप प्रॉपर वे से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में अच्छे देखेंगे, क्योंकि विदाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ये प्रोसेस आपके मेजरली कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आपको याद रखना है, पहले आप क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वाला लेक्चर, देन ये लेक्चर पे फोकस करेंगे। देन डाइजेशन दो वे से हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है मैकेनिकल, देन अदर वन इज बायोकेमिकल। मैकेनिकल मींस क्या, कुछ तो भी मशीन लाइक स्ट्रक्चर और मैकेनिक्स वर्क कर रहा है। तो क्या वर्क कर रहा है ह्यूमन बॉडी में, सबसे पहले क्या होता है, मूवमेंट इन एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल इज एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। तो सबसे पहले क्या हुआ, फूड मटेरियल एंटर हुआ एलिमेंट्री कैनल में, माउथ में, वहां पे मूवमेंट स्टार्ट हो गया। मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद में सबसे मेजर फोकस आप करेंगे फंक्शन स्टार्ट जो होता है वो कहां से होता है, बकल कैविटी। तो टीथ की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे मैस्टिकेशन और च्यूइंग प्रोसेस स्टार्ट हुई, जिसके कारण लार्जर फूड कंपोनेंट का कन्वर्जन किसमें हुआ, सिंपलर में। देन चर्निंग हो रहा है स्टमक में, देन उसी के बाद में पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट, जीआईटी। पेरिस्टोलिसिस मींस क्या, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। पेरिस्टोलिसिस का मीनिंग आप याद रखेंगे, रिदमिक contraction and relaxation of food material is known as peristalsis. GIT means क्या, gastrointestinal tract। then होता है actual second process biochemical। biochemical process means क्या, catabolic reaction। catabolic means क्या, breakdown होना। breakdown होने के लिए क्या चाहिए, enzymes चाहिए। तो enzymes को ही क्या बोला जाता है, biocatalyst। तो biocatalyst का क्या काम रहेगा, कौन सी रिएक्शन कराना, कैटाबॉलिक रिएक्शन। दूसरा, इसी के बाद मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बताया है मेटाबॉलिज्म मींस क्या, मेटाबॉलिज्म मींस सम ऑफ ऑल द लाइफ प्रोसेस व्हिच अकर्ड इन लिविंग बॉडी, सम टोटल ऑफ ऑल द लाइफ प्रोसेस, सम टोटल ऑफ ऑल द लाइफ प्रोसेस व्हिच अकर्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज metabolism. Metabolism consists of two basic types. First is anabolism and another one is known as catabolism. तो anabolism और catabolism ये दो टर्म होते हैं। anabolism means क्या, सबसे पहले आप कैटा मतलब कट करना, अरे स्मॉल को कट करेंगे या लार्ज को कट करेंगे, कॉम्प्लेक्स वाले को कट करेंगे ना। तो कॉम्प्लेक्स से अगर कोई कंपाउंड सिंपल में कट हो रहा है तो उसको बोला जाता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मींस उसका उल्टा, सिंपल से क्या प्रिपेयर करना है आपको, कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल से जब कॉम्प्लेक्स आप प्रिपेयर करेंगे तो एनर्जी लगेगी, देन इसी के बाद में कॉम्प्लेक्स से जब सिंपल प्रिपेयर होगा तो उससे
एटीपी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जिसने बेसिक लेक्चर में देखा है वो प्रॉपर वे से स्टार्टिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का फर्स्ट लेक्चर नंबर 1 आप देखिए, वहां पे पूरा कांसेप्ट मैंने आपका क्लियर किया है। देन इसी के बाद में कैटाबॉलिक रिएक्शन के कारण डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई है, तो डाइजेशन हमें ये 5 वे है इससे पढ़ना है। तो फर्स्ट क्या होता है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे डाइजेशन स्टार्ट होता है बकल कैविटी, एंटर हुआ माउथ में, देन बकल कैविटी। इसको डिस्क्रिप्टिव देखना है, हम बकल कैविटी के बारे में पूरा डिटेल में देख रहे हैं। देन इसी के बाद में सेकंड होता है डाइजेशन इन स्टमक। डाइजेशन बकल कैविटी होने के बाद में एलिमेंट्री कैनल में मूवमेंट हो रहा है, तो बकल कैविटी से स्टमक में फूड एंटर हुआ। देन डाइजेशन की प्रोसेस क्या हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको स्टूडेंट्स पता है वहां पे क्या रहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देन इसी के बाद में वहां पे जूसेस सीक्रेट होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस, दूसरा इंटेस्टिनल जूसेस, तो वहां पे एक्शन हो रहा है पैनक्रियाटिक जूस एज वेल एज एक्शन ऑफ इंटेस्टिनल जूस। तो ये पूरा फिजियोलॉजी डाइजेशन की हो रही है। देन उसी के बाद में हमें पता पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर एंटर हुआ था उससे क्या बन रहा है, सिमिलर। तो वन बाय वन हम ये पूरी डिटेल में प्रोसेस देखते हैं कि एक्चुअल डाइजेशन की प्रोसेस कैसे हो रही है। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद डाइजेशन इन बकल कैविटी। हाँ स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारा फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा डाइजेशन इन बकल कैविटी। ये टॉपिक आपको मेजर आप फोकस करेंगे कि स्टेट एज वेल एज सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है ये वाला भी। तो स्टूडेंट्स आप दोनों बुक रेफर कर सकते हो, आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इसी बुक से आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक आपका सिमिलर है। और साथ में मैं आपको बताया कि दोनों टॉपिक, दोनों बुक को कंबाइन करके मैं आपको कोर मैटर प्रिपेयर करके दे रहा हूँ कि आप दोनों के लिए अलग अलग न पढ़ते हुए यही लेक्चर से आप दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं हमारा डाइजेशन इन बकल कैविटी। अब डाइजेशन इन बकल कैविटी अगर हो रहा है तो सबसे पहले आपको मैंने बताया डाइजेशन इन बकल कैविटी, तो डाइजेशन दो प्रोसेस से होता है, एक मैकेनिकल और दूसरा केमिकल। तो माउथ की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे मैकेनिकल टीथ एंड टंग है, एंड केमिकल मींस वहां पे क्या है, एंजाइम्स है। तो मतलब माउथ में बकल कैविटी में दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली वर्क करती है। तो बकल कैविटी में केमिकल एज वेल एज मैकेनिकल दोनों प्रोसेस होती है। कहां पे, एक्चुअली माउथ। तो माउथ की अगर मैं बात करूं तो टीथ एंड टंग ये दो मेजर पार्ट्स हैं जो क्या कर सकते हैं। फर्स्ट अगर मैं टीथ की बात कर रहा हूं तो क्रश एंड ग्रीन द फूड, तो उसको क्रशिंग एंड ग्रीनिंग दोनों कर सकते हैं। देन इसी के बाद अगर मैं टंग की बात करूं तो टंग क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। कैसे मैनिपुलेट कर सकता है, तो प्रॉपर वे से फूड के पार्टिकल्स जितने क्रश और ग्रीन हो चुके हैं उसको आगे वाले पार्ट में फेंकने का काम करता है कौन, टंग। तो दोनों मैकेनिकली एज वेल एज केमिकली दोनों वर्क कर रहे हैं। देन इसी के बाद में हमें पता है माउथ में ये जो प्रोसेस है वो इतनी इजीली कैसे होती है, फूड पार्टिकल जो कॉम्प्लेक्स वाला था उसमें सिंपलर में कन्वर्जन इतने इजीली कैसे हो सकता है। तो वहां पे क्या प्रेजेंट करता है स्टूडेंट, सलाइवा। सलाइवा क्या करता है, सलाइवा का काम क्या है एक्चुअली, तो सलाइवा क्या करता है, जो पार्टिकल्स फूड पार्टिकल आए उसमें सलाइवा का सीक्रेशन होने के कारण वहां पे एक प्रोसेस होती है ल्यूब्रिकेशन। साथ में जो पार्टिकल छोटे छोटे बन गए थे किसके अकॉर्डिंग, टीथ के कारण जो चर्निंग मूवमेंट हुआ था, जो छोटे छोटे पार्ट्स हो गए थे, क्रश हो चुके थे, वो एक दूसरे के साथ में कैसे होते, बाइंड होते हैं, एडेयर होते हैं, बाइंडिंग ऑफ फूड, जिसके कारण एक लार्ज पार्टिकल मास ऑफ फूड बनता है जिसको बोला जाता है बोलस। तो मैंने क्या बताया आपको, सिंपल आप याद रखो, इतना फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल माउथ में एंटर हुआ। देन क्या हो रहा है माउथ में, टीथ एंड टंग दोनों अपना फंक्शनिंग केमिकल एज वेल एज मैकेनिकल काम स्टार्ट हो चुका है, जिसके कारण ये पार्टिकल के छोटे छोटे से टुकड़े हो चुके हैं। ये पार्टिकल के जो छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं, अब ये दोनों तीनों जितने भी पार्टिकल्स बने हैं, सपोज लो 10 पार्टिकल्स है, ये सब सेपरेट नहीं रहते हैं। इसके बीच में क्या सीक्रेट होता है, सलाइवा। किसके थ्रू होता है, कौन सा ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के मैंने 3 टाइप पढ़ा था आपको, तो जिसके बाद में आपको पता है सलाइवा वहां पे सीक्रेट हुआ। और सलाइवा क्या करता है, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं इन सभी को क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन एज वेल एज बाइंडिंग, और जिसके कारण एक मास ऑफ फूड पार्टिकल जिस बनता है जिसको बोला जाता है बोलस। और ये जो बोलस है ये आगे वाले पार्ट में जाता है, कहां, फेरिंक्स, और फेरिंक्स के बाद में कहां जाता है, देन ईसोफेगस। देन ईसोफेगस के बाद में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो मैंने आपको पढ़ाया प्रीवियस लेक्चर्स में, आप वहां से रेफर करो कि ईसोफेगस के बाद में कहां एंटर होगा। इसके बीच में मैंने आपको बताया था, फेरिंक्स के बीच में मैंने बताया था आपको जो मेजर था, फेरिंक्स कॉमन पाथवे था,
फूड एज वेल एज एयर, तो वो भी आप अच्छे से देखो लेक्चर में, पूरा प्रॉपर वैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया है। मैं पूरा डाइजेशन का अभी तक के जितने भी लेक्चर प्रिपेयर हुए उन सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर देता हूं, प्रॉपर वैसे लेक्चर देखिए। देन ईसोफेगस में फूड मटेरियल आ गया है, देन वो क्या होने वाला है आगे वाली फंक्शनिंग। तो बक्कल कैविटी तक की यहां तक कि हमारा ईसोफेगस वाला पार्ट हुआ। देन हम हमारा सेकंड जब पार्ट पढ़ेंगे कौन सा वाला, डाइजेशन इन स्टमक, तो वहां पे इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो उसके पहले हम थोड़ा सा सलाइवा के बारे में अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं कि एग्जैक्टली सलाइवा है क्या। तो सलाइवा की अगर स्टूडेंट में बात करूं तो सलाइवा क्या है, आपको याद है सलाइवा में 98% वाटर प्रेजेंट रहता है एंड 2% अदर कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक। तो इसमें दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप 2% को, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेकंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयंस, तो ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहते हैं कहां पे, सलाइवा में। और उसी के बाद में अगर मैं स्टूडेंट बात कर रहा हूं किसकी, हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। तो सबसे चीफ सलाइवा में सबसे ज्यादा मिलने वाला जो एंजाइम है उसको बोला जाता है सलाइवरी अमाइलेज। क्या बोला जाता है, सलाइवरी अमाइलेज। मैं आपको एक और हिंट देता हूं, कोई भी एंजाइम को आपको पहचानना है स्टूडेंट्स, तो आपको हिंट याद रखो, एंजाइम के आखिरी में क्या आता है, ASE। एंजाइम इज अ बायोकैटालिस्ट which is helpful for catabolic or chemical reaction which ends with, जिसका लास्ट में 3 वर्ड आप ASE याद रखें। और एंजाइम का मेजर काम क्या होता है स्टूडेंट्स, बायोकैटालिस्ट है, जो क्या करता है, कट करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो ये एग्जैक्टली सलाइवरी अमाइलेज का क्या फंक्शन है, तो सलाइवरी अमाइलेज की अगर स्टूडेंट में बात करूं तो हमारे बॉडी में एक कंपाउंड रहता है जिसको बोला जाता है स्टार्च। स्टार्च का कन्वर्जन होता है किसमें, माल्टोज। बहुत अच्छे से नोट करो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से, ये बहुत काम की चीज में बता रहा हूं आपको। और थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, ये एग्जैक्ट है क्या ये भी समझना चाहिए ना आपको ये चीज। तो आप सबसे पहले एक चीज सभी ने सुना है अभी तक के 10 तक के, एक ये वर्ड सुना है आपने, ग्लूकोज। क्या सुना है स्टूडेंट्स, ग्लूकोज। ग्लूकोज के अगर दो मॉलिक्यूल रहे, सुनो स्टूडेंट अच्छे से, ग्लूकोज मतलब C6H12O6, ये तो हम रोज खाते हैं। ग्लूकोज के अगर दो मॉलिक्यूल एक साथ मिल जाए तो जिसके कारण एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको बोला जाता है माल्टोज। उसी के बाद में लॉन्ग चेन ऑफ अगर ग्लूकोज है तो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है तो उसके कारण बनता है स्टार्च। क्या बनता है, स्टार्च। तो कॉम्प्लेक्स कौन सा है सबसे, स्टार्च, देन माल्टोज, और सबसे सिंपल ग्लूकोज। तो आप स्टूडेंट यहां से देख सकते हैं हमारे बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोज मतलब क्या, बहुत ज्यादा लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मतलब क्या, स्टार्च। स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है किसमें, माल्टोज में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नोन एज सलाइवरी अमाइलेज। तो बकल कैविटी में अबाउट 30% कन्वर्जन हो जाता है, माउथ में ही, बकल कैविटी में ही स्टार्च का कन्वर्जन माल्टोज में हो जाता है अबाउट 30%। देन बाकी का रिमेनिंग 70% अदर डाइजेस्टिव जो सिस्टम और ट्रैक है वहां पे। आपको ये याद रखना है कि स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नोन एज सलाइवरी अमाइलेज which is most essential enzyme for the conversion of starch into maltose। तो आपको ये आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ स्टूडेंट्स, तो बाकी का जो सेकंड एंजाइम है उसके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ नोट कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। हमने देखा स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज। अब ये स्टार्च क्या है, माल्टोज क्या है, आपको बताया मैंने। ग्लूकोज का अगर सिंपल ग्लूकोज है तो इसको बोलेंगे हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल। देन अगर दो कंपाउंड है ग्लूकोज के तो उसको बोला जाता है, दो है तो क्या बोला जाता है, माल्टोज। एंड इसी के बाद में अगर मैं बोल रहा हूं मोर देन 2 है तो उसको क्या बोला जाता है, स्टार्च। अब मैं बात कर रहा हूं ग्लूकोज एग्जैक्टली है क्या, तो ग्लूकोज क्या है, शुगर मॉलिक्यूल। शुगर के एक वर्ड केमिस्ट्री के हिसाब से आप याद रखेंगे, शुगर को बोला जाता है सैकेराइड। क्या बोला जाता है, सैकेराइड। अगर ग्लूकोज खुद है तो उसको बोलेंगे मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल है तो उसको बोला जाता है डाइसैकेराइड। अगर ग्लूकोज के मोर देन 2 मॉलिक्यूल है तो ग्लूकोज का मोर देन 2 मॉलिक्यूल तो उसको बोला जाएगा पॉलीसैकेराइड। तो स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का कन्वर्जन होता है डाइसैकेराइड में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नोन एज सलाइवरी अमाइलेज। सबसे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट देता है ऑप्टिमम पीएच रिएक्शन के लिए कितना होना चाहिए, 6.8। देन इसी के बाद में आपको एक और पॉइंट बताया कि कितना 30% स्टार्च का कन्वर्जन माल्टोज में हो जाता है कहां पे, माउथ में और बकल कैविटी में। लास्ट आप याद रखेंगे सलाइवरी अमाइलेज के ऊपर में एंट्रेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट्स को स्प्लिट करता है।
अरे कार्बोहाइड्रेट्स है ना, क्यों कार्बोहाइड्रेट्स है? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। अरे कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है, तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो सलाइवरी अमाइलेज इज आल्सो नोन एज, नोट करके रखो, सलाइवरी अमाइलेज इज आल्सो नोन एज कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मींस क्या? स्प्लिट करना है, स्प्लिटिंग एंजाइम। ये क्वेश्चन एंट्रेंस के लिए आया हुआ है। तो आपके याद है सलाइवरी अमाइलेज को बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। यहां तक कि आपको याद रखना है किसके बारे में? सलाइवरी अमाइलेज। दूसरा आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि सलाइवा जो हमने पढ़ा, सलाइवा में दो एंजाइम रहते हैं, पहला सलाइवरी अमाइलेज, दूसरा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट। एंटीबैक्टीरियल मींस क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है, मतलब इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। तो ये भी एक पॉइंट आपको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से याद है। देन इसी के बाद में स्टूडेंट्स हमने देखा था बुलस जो बन गया था मास ऑफ फूड पार्टिकल, ये भी कहां आ रहा है? कहां पे? ईसोफेगस में। विद द हेल्प ऑफ रिदमिक वेव्स के थ्रू, मस्कुलर वेव्स के थ्रू, प्रोसेस नोन एज पेरिस्टॉल्सिस, प्रोसेस नोन एज पेरिस्टॉल्सिस, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द फॉर्म ऑफ मस्कुलर वेव्स इज नोन एज पेरिस्टॉल्सिस। ईसोफेगस से फूड कहां पे आएगा? स्टमक में। तो विद द हेल्प ऑफ, कौन कंट्रोल करता है उसको? पैसेज ऑफ फूड को गैस्ट्रो ईसोफेगस स्फिंक्टर, स्फिंक्टर के बारे में पता है प्रीवियस लेक्चर्स में। स्फिंक्टर मींस क्या? जो मसल्स रहती है प्रॉपर वे से फ्लो को रेगुलेट करके, मेंटेन करके, पार्टिकल्स को प्रॉपर वे से क्या देती है? साइट देती है नेक्स्ट पार्ट में एंटर करने के लिए। तो गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर कंट्रोल पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो है हमारे पास में ट्रैक पे, तो गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर मसल वहां पे क्या करती है? जो फूड पार्टिकल ईसोफेगस में एंटर करना होता है स्टमक में। कभी-कभी आपने ये भी नोट किया होगा स्टूडेंट्स, कभी-कभी वोमिटिंग होती है, तो वोमिटिंग किस वजह से होती है? यहाँ पे तो प्रॉपर वे से सब है, आप देख रहे हैं बोलस से पेरिस्टॉल्सिस होता है, ईसोफेगस में आता है, ईसोफेगस में प्रॉपर वे से गैस्ट्रो ईसोफेगल ट्रैक है, स्फिंक्टर से वो प्रॉपर वे से नीचे लेके आती है, लेकिन फूड बाहर कैसे आता है? तो स्टूडेंट्स जब बोलस बन जाता है ईसोफेगस में आके, तो यहाँ पे पेरिस्टॉल्सिस की जगह एक रिवर्स प्रोसेस हो जाती है जिसके कारण वोमिटिंग होती है। तो पेरिस्टॉल्सिस की मूवमेंट में क्या होता है? बोलस से कहा जाता है फूड मटेरियल ईसोफेगस। तो कभी-कभार क्या होता है, अगर प्रॉपर वे से हमारे बॉडी में एंजाइम्स वर्क न कर रहे, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी प्रॉपर नहीं रहे, तो पेरिस्टॉल्सिस को सपोर्ट न होके नई प्रोसेस हो जाती है वहां पे, उसको बोला जाता है रिवर्स स्पास्मोडिक पेरिस्टॉल्सिस। तो जिसके कारण क्या होता है, जो भी फूड मटेरियल बोलस जो बन चुका था ईसोफेगस में जाने वाला था, वही ईसोफेगस में न जाके वहां पे रिवर्स पेरिस्टॉल्सिस की प्रोसेस होती है, जिसके कारण जो फूड मटेरियल था वो कहां मूवमेंट आउट हो जाता है। तो आपको ये भी एक पॉइंट याद है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, रिवर्स स्पास्मोडिक पेरिस्टॉल्सिस मींस का पेरिस्टॉल्सिस को प्रिवेंट करके न्यू प्रोसेस हो जाती है रिवर्स पेरिस्टॉल्सिस, जिसके कारण जो फूड पार्टिकल है वो कहां चले जाते हैं? माउथ के थ्रू बाहर रिलीज होते हैं, जिसको वोमिटिंग बोला जाता है। देन इसी के बाद एक और पॉइंट याद रखो आप, अभी यहां तक हमने प्रोसेस पढ़ लिया स्टमक, स्टमक के तक के अभी फूड लेके आया है गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर। देन डाइजेशन की प्रोसेस स्टमक में कैसी होती है, तो वो हम देखते हैं हमारा टॉपिक नंबर 2, डाइजेशन इन स्टमक। हाँ सर, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें डाइजेशन इन स्टमक, तो प्रॉपर वे से अच्छे से देखो, डाइजेशन इन स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपको ये लेक्चर में फिर से हम जब आगे में टॉपिक पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में, तो इसमें और 3 टाइप के मेजर सेल्स मिलेंगे जो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट आपको याद है स्टमक जो है वो स्टोर करता है फूड मटेरियल को अबाउट 4 to 5 आवर्स, क्योंकि वहां पे प्रोसेसिंग स्टार्ट रहती है। फिर से आप याद रखेंगे स्टमक में भी मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल प्रोसेस दोनों होती है, तो जिसमें आप याद रखेंगे इट इज अ फिजिकल डाइजेशन, फिजिकली डाइजेशन होता है, क्योंकि पूरा स्टमक का पूरा पार्ट इन्वॉल्व रहता है डाइजेशन इन स्टमक में। तो देन चर्निंग ऑफ फूड होता है फिर से स्टमक में। चर्निंग के किस मतलब आप याद रखेंगे चर्निंग की जो प्रोसेस होती है एक्चुअली किसके कारण हेल्पफुल है, तो थिक मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ चर्निंग। तो स्टमक के पास में थिक मस्कुलर वॉल रहती है, चर्निंग को सपोर्ट करती है, जिसके कारण क्या होता है फर्दर जो पार्टिकल माउथ के थ्रू ब्रेक डाउन होके आए थे वो और ब्रेक डाउन होते हैं और मिक्स होते हैं किसके साथ में, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ में। तो गैस्ट्रिक जूस के कारण मिक्स होने के कारण वो और क्या होते हैं ब्रेक डाउन होते हैं, उसमें से प्रॉपर वे से डाइजेशन की प्रोसेस प्रॉपर होती है।
तो गैस्ट्रिक जूस की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो वहां पे क्या आएगा, कौन सा ग्लैंड आएगा, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में हमें लेक्चर में पढ़ना है कि जो फूड ब्रेकडाउन हो रहा है चर्निंग प्रोसेस में थिक मस्कुलर रोलर स्टमक के थ्रू, और साथ में मिक्सिंग जो एक्चुअली हो रही है गैस्ट्रिक जूसेस के थ्रू विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो स्टूडेंट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एलिमेंट्री कैनल के बारे में पढ़ाया है। एलिमेंट्री कैनल में मैंने आपको पढ़ाया है कि एलिमेंट्री कैनल के पास में जब हमने हिस्टोलॉजी और टीएस ऑफ गट देखा था तो उसमें 4 लेयर्स रहती है, किसकी, एलिमेंट्री कैनल की। तो उसमें से एक लेयर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था म्यूकोसा, याद आ रहा है स्टूडेंट्स, इनर मोस्ट लेयर थी म्यूकोसा। देन जो म्यूकोसा है, और आपको याद रखना सब म्यूकोसा एक और लेयर थी, तो जो सबसे इनर मोस्ट थी वो कौन सी थी, म्यूकोसा। और म्यूकोसा रन कर रही है पूरा कहां से, माउथ से एनस तक का जो पूरा पार्ट है वहां तक के वो एलिमेंट्री कैनल की 4 लेयर्स प्रेजेंट रहती है। तो स्टमक में जो म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट है वो म्यूकोसा लेयर से बहुत सारे सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो हम डिटेल में अभी किसके बारे में देखते हैं, पहले म्यूकोसा के बारे में। तो फर्स्ट स्टार्ट विद म्यूकोसा। हाँ स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं म्यूकोसा के बारे में, आप याद रखेंगे जो एलिमेंट्री कैनल की जो लेयर है म्यूकोसा, म्यूकोसा के पास में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है। एंड देन जब मैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात करूं तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के मेजर 3 टाइप है और 3 सेल है। फर्स्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड का सेल है म्यूकस सेल, अनदर वन इज नोन एज पेप्टिक और चीफ सेल, एंड थर्ड वन इज नोन एज पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आया हुआ है इसके पहले ऑक्जेंटिक सेल के बारे में, तो आप नोट डाउन करके रखेंगे। ऑक्जेंटिक सेल इज आल्सो नोन एज पैराइटल सेल व्हिच इज अ सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड व्हिच सिचुएटेड एट द लेयर ऑफ म्यूकोसा, व्हिच इज अ लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनल। तो आपको अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट्स। इसी के बाद में जब ये 3 सेल का नाम हमने पढ़ा तो इनका फंक्शन पढ़ लेते हैं, एग्जैक्टली फंक्शनिंग क्या है, क्या करते हैं बॉडी में। सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये जो इन तीनों के फंक्शंस हैं। तो म्यूकस सेल क्या सीक्रेट करेंगे स्टूडेंट्स, म्यूकोसा। सिंपल सी बात है, म्यूकोसा सेल म्यूकस सीक्रेट करेंगे, क्यों करते हैं, एग्जैक्टली फंक्शन क्या है। तो म्यूकस जो सीक्रेट होता है ये प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को एपिथेलियल टिश्यू, जो एपिथेलियल टिश्यू है स्टमक के, उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि HCl जो है वहां पे किससे प्रोटेक्ट करता है वो भी। तो HCl जो सीक्रेट होता है स्टूडेंट्स, ऑक्जेंटिक सेल से HCl सीक्रेट होता है, और ये HCl कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, स्टमक की इनरमोस्ट लाइनिंग को डैमेज पहुंच सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या सीक्रेट होता है, म्यूकस। गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही म्यूकस सीक्रेट होता है जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम कंसंट्रेटेड HCl। तो ये आपका फंक्शनिंग बहुत अच्छे से याद रखेंगे स्टूडेंट्स आप। सेकंड पेप्टिक सेल और आल्सो नोन एज चीफ सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये सीक्रेट करते हैं प्रो एंजाइम नोन एज पेप्सिनोजेन। प्रो मींस फर्स्ट एंजाइम, मतलब ये पहला एंजाइम है, दूसरा भी होगा, ये आप अच्छे से याद रखो। प्रो एंजाइम मींस क्या है, फर्स्ट एंजाइम, तो फर्स्ट है तो सेकंड भी सीक्रेट होगा, कैसे वो हम देखते हैं। तो पेप्सिनोजेन जो है वो सीक्रेट करता है पेप्टिक सेल। देन इसी के बाद में थर्ड बात कर लेते हैं पैराइटल सेल एंड ऑक्जेंटिक सेल। तो पैराइटल सेल के 2 सेल रहते हैं, HCl, दूसरा रहता है इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत काम का है, नोट डाउन करके रखो, ये आ चुका है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर जो बॉडी के अंदर में सिचुएटेड है गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऑक्जेंटिक सेल के पास। तो अब ये याद रखेंगे विटामिन B12। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम आप लिख सकते हैं साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। तो साइनो मतलब साइनाइड ग्रुप है इसमें, कोबालामिन कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है, और अमाइन अमीनो ग्रुप कंटेनिंग विटामिन है। तो ये भी आप नोट डाउन कर रखो, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन इज आल्सो नोन एज विटामिन B12। देन इसी के बाद में हमने इसके बारे में तो पढ़ लिया इंट्रिंसिक फैक्टर का रोल, लेकिन HCl के बारे में पढ़ते हैं। तो HCl के 2 मेजर रोल है। तो HCl जो है ये फूड को एसिडिक बनाने में हेल्प करता है। इसी के बाद में हमने 1 मिनट पहले पढ़ा था सलाइवा के 2 एंजाइम्स रहते हैं, एक सलाइवरी अमाइलेज, दूसरा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या करता है, किल करता है किसको, जो भी इंफेक्शियस एजेंट है, बैक्टीरियल एजेंट है। और सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, जितना भी माल्टोज बचा है उसको फिर से काय में कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, क्योंकि हमने देखा था
salivary amylase which is also known as carbohydrate splitting enzyme which is helpful for conversion of starch into maltose। pH कितना था 6.8। देन इसी के बाद में हम बात कर रहे हैं HCl का दूसरा फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन नोट डाउन कर रहे हो, जो पेप्सिनोजेन मतलब प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन फॉर्म कर रहा था कौन, पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल से पेप्सिनोजेन जो सीक्रेट हुआ था स्टूडेंट वो रहता है इनएक्टिव। इनएक्टिव पहला एंजाइम, तो इसका कन्वर्जन दूसरे एंजाइम में होगा, तो पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। पेप्सिनोजेन का कन्वर्जन होता है पेप्सिन में जो एक्टिव रहता है, लेकिन इनका कन्वर्जन होता है विद द हेल्प ऑफ HCl सीक्रेटेड फ्रॉम द पैराइटल सेल। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रोल HCl का ये। HCl यहाँ पे भी हेल्प कर रहा है, यहाँ पे भी फंक्शनिंग है, खुद की भी फंक्शनिंग है, मतलब स्टमक में सबसे ज्यादा रोल किसका रहता है, HCl। तो HCl जो है pH कितना मेंटेन करता है रिएक्शन के लिए 1.8 का pH मेंटेन करता है, जिसके कारण पेप्सिनोजेन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। पेप्सिनोजेन इज एन इनएक्टिव एंजाइम ऑफ पेप्टिक और चीफ सेल एंड पेप्सिन इज एन एक्टिव एंजाइम। अब ये एक्टिव बना है स्टूडेंट्स, तो इसका कुछ तो फंक्शन होगा, और ये एक्टिव बना है तो कुछ किसी काम के लिए तो आया होगा, तो स्टूडेंट्स ये पेप्सिन कन्वर्ट होता है। मतलब ये जो पेप्सिन है ये एक रिएक्शन कराता है। पेप्सिन एक एंजाइम है, एंजाइम इज अ बायोकैटालिस्ट व्हिच इज हेल्पफुल फॉर द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अरे पेप्सिन एक एंजाइम है, आपने भी तो पता है पेप्सिन एक एंजाइम है, इसके आखिरी में ASE नहीं है, लेकिन कंपलसरी भी नहीं है ना कि सभी इसमें आए, कहीं कहीं नहीं भी आता है, लेकिन अगर ASE दिख रहा है मतलब वो एंजाइम ही है, कहीं कहीं नहीं भी रहता है। तो पेप्सिन एक प्रो एंजाइम था पेप्सिनोजेन, जिसका कन्वर्जन एक्टिव वाले में हो गया पेप्सिन में। अब ये एक एंजाइम है, तो इसका कुछ तो काम होगा स्टूडेंट्स। इसका क्या काम होता है कि बॉडी में जितने भी स्टमक में प्रोटीन्स आते हैं, इसका कन्वर्जन, प्रोटीन्स का कन्वर्जन काहे में करना ना, पेप्टोन्स में, मतलब उसके छोटे वाले मॉलिक्यूल पेप्टोन्स और प्रोटियोज में, तो इसमें कन्वर्ट करने का काम रहता है पेप्सिन का। तो पेप्सिन इज हेल्पफुल फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स और प्रोटियोज। तो इसमें आप याद रखेंगे कि पेप्सिन का काम हो गया। मतलब हमने क्या देखा सबसे पहले हमने देखा था कि थिक मस्कुलर वॉल रहती है जो क्या कराती है, चर्निंग कराती है। चर्निंग कराने के बाद में और ब्रेक डाउन होता है और साथ में मिक्स होता है फूड गैस्ट्रिक जूसेस के साथ में। तो हम कहाँ के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर में, तो म्यूकोसा जो लेयर है उसके पास में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहते हैं, जिसके 3 टाइप पढ़े हमने। पहला पढ़े हमने म्यूकस सेल, दूसरा पेप्टिक सेल एंड थर्ड वन इज ऑक्जेंटिक सेल और आल्सो नोन एज पैराइटल सेल। इसी के बाद में हम देख लिए इसके 2 चीजें सीक्रेट होती है, HCl एंड दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर व्हिच इज हेल्पफुल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 इज नोन एज साइनोकोबालामिन। देन हमने म्यूकस सेल के बारे में पढ़ लिया, पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड टू पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ HCl एट द pH ऑफ 1.8। देन इसी के बाद में पेप्सिन इज हेल्पफुल फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स, ये आपको मेजर फंक्शन है। देन इसी के बाद में आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक इंट्रोडक्शन पढ़ाया रेनिन के बारे में, जो रेनिन सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इन्फेंट्स में। इन्फेंट्स में प्रेजेंट रहता है, जो क्या कराता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो हम अभी देख लेते हैं रेनिन के बारे में। हमने रेनिन और रेनिन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ा है स्टूडेंट्स। ये रेनिन मतलब जो डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट होता है इन्फेंट्स में। देन ये रेनिन क्या है, ये रेनिन जेजी सेल से सीक्रेट होता है। दोनों के बीच में डिफरेंस है बहुत बड़ा, सिर्फ NN से। यहाँ पे देख सकते हैं आप ReNIN है, यहाँ पे ReNNIN है। तो इसके बीच में डिफरेंस बना हुआ है। जिसने भी लेक्चर नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू वो प्रॉपर वे से लेक्चर देख सकते हैं। देन हम स्टार्ट करते हैं हमारे रेनिन के बारे में। हाँ स्टूडेंट, तो रेनिन के बारे में हमने पढ़ा था। रेनिन कहाँ पे सीक्रेट होता है, सिर्फ इन्फेंट्स में गैस्ट्रिक जूसेस, छोटे बच्चों में गैस्ट्रिक जूसेस में सीक्रेट होता है रेनिन, जिसी को बोल सकते हैं आप केसिन, एक्ट एज अ केसिन। इसी के आधार पर मैं बात करूं रेनिन का फंक्शन क्या है। डाइजेशन करता है किसका, मिल्क प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए वैसे कौन एसेंशियल है, प्रोटीन्स का कन्वर्जन पेप्टोन में कौन करता है, कौन कर रहा था अभी तक, पेप्सिन। मतलब पेप्सिन का एक फंक्शन, जो मिल्क के अंदर में प्रोटीन्स रहते हैं उसका डाइजेशन सिर्फ कौन कर लेता है, रेनिन कर लेता है। देन उसके बाद में बाकी जो प्रोटीन्स है उसका काम तो कौन करने वाला है, पेप्सिन ही करने वाला है। देन स्टूडेंट्स एक और मेजर पॉइंट याद रखेंगे, एडल्ट में एब्सेंट रहता है रेनिन, ReNNIN वाला रेनिन केसिन एब्सेंट रहता है। रेनिन किसमें एब्सेंट रहता है, एडल्ट में। और रेनिन जो हमने पढ़ा था वो जहाँ पे जेजी सेल किडनी से सीक्रेट होने वाला है वो अलग है, इसलिए कंफ्यूज मत करो।
एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, दोनों के बीच में कंफ्यूजन मत करो आप। देन इसी के बाद में एक और चीज लास्ट वाली आप अच्छे से याद रखो, गैस्ट्रिक जूसेस और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो जूस सीक्रेट कर रहा था, जिसमें हमने क्या चीजें सीक्रेट होती पता है स्टूडेंट, म्यूकस, ये पढ़ा हमने, म्यूकस सेल के कारण म्यूकस, देन HCl पढ़ा, इंट्रिंसिक फैक्टर पढ़ा, और क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, हमने पेप्सिनोजेन पढ़ा, ये सब हमने पढ़ा। लेकिन आप एक और चीज याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के कारण जो जूस सीक्रेट होता है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज सीक्रेट होता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है एंट्रेंस में, लाइपेज। अब लाइपेज की अगर मैं बात कर रहा हूं, लाइपेज आखिरी में ASE मतलब क्या है, ये एंजाइम, और ये एंजाइम कौन सा एंजाइम है, लाइपेज मतलब ये लिपिड को ब्रेक करने वाला एंजाइम है लाइपेज। तो आप याद रखें गैस्ट्रिक ग्लैंड के कारण जो गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होता है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज होता है जो लिपिड्स का ब्रेक डाउन करने के लिए एसेंशियल है। यहां तक कि हमारा पूरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के एंजाइम्स एंड जूसेस के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। देन स्टमक में ये सब प्रोसेस कब तक की हो रही है स्टूडेंट, 4 to 5 आवर्स तक की, इसलिए वहां पे फूड स्टोर रहता है 4 to 5 आवर्स। ये मेजर आपका फोकस करने वाला पॉइंट है क्योंकि वहां पे इतनी सारी रिएक्शंस हो रही थी। देन क्या होता है एट द एंड ऑफ गैस्ट्रिक डाइजेशन, गैस्ट्रिक डाइजेशन होने के बाद में जो हमारा फूड था वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, सेमी फ्लूइड एसिडिक मास ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। अब वो जो फूड है, जो फूड हमारा बन चुका था बगल कैविटी के थ्रू स्टमक में आके, और अभी सेमी फ्लूइड लाइक एसिडिक सब्सटेंस बन चुका है डाइजेस्टेड फूड का, पार्शियली डाइजेस्टेड, फुल्ली नहीं, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जिसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है काइन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है काइन। काइन मींस क्या, जो फूड स्टमक में आके सेमी फ्लूइड एसिडिक मास और पार्शियली डाइजेस्टिव फूड में कन्वर्ट हो, उसको बोला जाता है काइन। और ये काइन अभी स्टमक में है, स्टमक से जो काइन फॉर्म हुआ है वो अभी कहां जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में, कौन से, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन अभी कहां पढ़ेंगे हम, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्टमक से काइन स्मॉल इंटेस्टाइन में किसके थ्रू गया, तो गया पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू। ये हमें नेक्स्ट हमारे लेक्चर में हमें किसके बारे में पढ़ना है, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो प्रॉपर वे से तब तक आप नोट्स प्रिपेयर करके रखो, असाइनमेंट में पिन कर देता हूं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप प्रॉपर वे से असाइनमेंट प्रिपेयर करो। कोई भी डिफिकल्टी है तो मेरा इंस्टा पे आईडी है वीरेंद्र सर 99 बायोलॉजी, वहां पे आप पूछ सकते हैं। देन उसी के बाद में आपको प्रॉपर वे से कोई भी डाउट है तो आप क्लियर करिए, मेरे को वहाँ पे इंस्टा पे फॉलो करके आप प्रॉपर वे से मैसेज करिए। तो वहाँ पे मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कॉन्सेप्ट पे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो प्रॉपर वे से फॉलो करते रहिए ग्लॉसरी ऑफ बायोलॉजी बाय वीरेंद्र सर। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।